तो गाइस ये स्टोरी है 26 साल का जॉन एडवर्ड जोन्स की, जिन्होंने अपने लाइफ का लास्ट 27 आवर एक केप में बिल्कुल अपसाइड डाउन पोजीशन में गुजारा। जॉन, उसके छोटा भाई जोस, कुछ फैमिली मेंबर्स और कुछ फ्रेंड के साथ यूटा लेक के करीब एक केप एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। इस केप का नाम था नट्टी पट्टी केप, जहाँ पे करीब 1 घंटे तक सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। सभी बहुत इंजॉय भी कर रहे थे। वो लोग अभी तक बिग स्लाइड एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। इस चीज को और भी यादगार बनाने के लिए जॉन, उसके छोटा भाई जोस केप का टाफेस्ट एरिया बात के नाम में जाने का फैसला करते हैं। बट वो दोनों गलती से गलत वे में घुस जाते हैं, जिसके बारे में उनको कुछ भनक ही नहीं था। कुछ देर जाने के बाद जॉन बिल्कुल अपसाइड डाउन पोजीशन में फंस चुका था। तो इसके बाद आखिर क्या हुआ, ये जान के अच्छे से अच्छे लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। My brother is stuck really bad. तो स्वागत है हमारा मोस्ट हॉरिफाइंग नट्टी पट्टी केप ट्रेजेडी ब्रेकडाउन वीडियो में। यूनाइटेड स्टेट में सॉल्ट लेक सिटी के पास यूटा लेक के करीब स्थित है नट्टी पट्टी केप, जिसको पहली बार डिस्कवर किया गया था 1960 में डाल ग्रीन नाम के शख्स के द्वारा। बहुत ही कम टाइम पे ये केप बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा। दुनिया भर के एक्सप्लोरर यहाँ पे विजिट करने लगे। देखते ही देखते ये जगह सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका था। यहाँ पे पारे लगभग 25,000 विजिटर्स केप को एक्सप्लोर करने के लिए आने लगा। बट 1999 से लेकर 2004 तक कुछ ऐसा हादसा होने लगा जिसके लिए केप को क्लोज करना पड़ा। 1999 में क्रिस होल्स एंड क्रिस मोरो नाम के 17 साल का 2 विजिटर्स बार्थ कैनाल में लगभग 12 घंटे तक फंसा रहा। बैक टू बैक और भी इंसिडेंट होने की वजह से 24 में 2006 में नट्टी पट्टी केप को परमानेंटली बंद कर दिया गया। लेकिन प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट केपर इस बात को लेकर बिल्कुल खुश नहीं थे। उनका कहना था कि इस केप में जितने भी हादसा होता है वो सभी का विक्टिम बिल्कुल नया एंड अनप्रोफेशनल था। ये लोग ही अक्सर यहाँ पे फंस जाते हैं, इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिशन देना चाहिए जिसको केविंग का एक्सपीरियंस है। इस चीज को लेकर बहुत सोचने के बाद ऑफिशियल लगभग 3 साल बाद 18 में 2009 में केप को रीओपन करने का फैसला लिया। बट इसके साथ कुछ रूल्स भी रखा गया। पहला, केप में जाने का 21 दिन पहले केप अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा और हर एक ग्रुप में मिनिमम 2 लोगों के पास केविंग एक्सपीरियंस रहना ही चाहिए। इसके लिए एक न्यू कमेटी भी बनाया गया। तो ये है 26 साल का जॉन एडवर्ड जोन्स, जिसका हाल ही में शादी हुआ था इमिली के साथ। उनका एक बच्चा था और रिसेंटली उनके वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। जॉन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का एक स्टूडेंट था। जॉन रिसेंटली हॉलीडेज में अपने घर में आया था। ये एक साथ बिताने वाला पल को और भी यादगार बनाने के लिए सब लोग मिलकर एक केप एक्सप्लोर करने का सोचा, जो कि उनके जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना पल होने वाला था, जिसको वो चाहकर भी कभी भूल नहीं सकते। 24 नवंबर 2009 जॉन, उसके छोटा भाई, फैमिली मेंबर्स और कुछ फ्रेंड मिलकर रात के 8 बजे नट्टी पट्टी केप के अंदर जाने वाले थे, जिसका परमिट मिलने में उनको कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जॉन और उसके छोटा भाई जोस को पहले से ठीक ठाक केविंग एक्सपीरियंस था। बचपन में उनके पापा उनको अक्सर ही छोटा मोटा केप एक्सप्लोर करने के लिए ले जाते थे। तो फाइनली जॉन और सारे टीम मेंबर्स रात के 8 बजे केप में घुसते हैं, जिसका एंट्रेंस का साइज था सिर्फ 30 इंच। पहले के 1 घंटा सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। सब लोग मजाक मस्ती में एक्सप्लोर कर रहे थे। उन्होंने लगभग बिग स्लाइड एरिया को खत्म ही कर चुके थे। तभी जॉन अचानक से रुक जाते हैं और पॉकेट में रखा हुआ मैप को कुछ देर देखने के बाद भाई जोस और 2 दोस्तों के साथ कुछ डिस्कशन करने के बाद तो फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं वो सभी केप का सबसे डीपेस्ट, नैरो एंड चैलेंजिंग बाथ कैनाल विजिट करेंगे। ये सेक्शन इतना ज्यादा पतला एंड टाइट है कि इसमें आज तक सिर्फ कुछ ही लोग इसका इतना करीब जा पाया और इसका रास्ता ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बिग स्लाइड एरिया को पार करने के बाद एक लॉन्ग टाइट पैसेज मिलता है, जहाँ पे जॉन, उसके छोटा भाई जोस और 2 दोस्त घुसने का प्लान कर रहे थे और बाकी सभी मेंबर्स यहाँ पे रुकने का फैसला लेते हैं, क्योंकि सिर्फ वो 4 लोग ही ऐसा था जो उन तंग रास्तों में से जा सकता था। प्लान मुताबिक इनको इस टाइट एरिया को पार करने के बाद और एक लॉन्ग टाइट पैसेज मिलेगा और इसको पार करने के बाद एक छोटा सा रूम मिलेगा, जहां से वो इजीली टर्न लेकर इस पैसेज को पार करते हुए बाहर निकल सकता है। तो जैसे तैसे करके इस जगह को पार करने के बाद जॉन और जोस बाथ कैनाल में घुस जाते हैं। बट ये उनके लाइफ का सबसे बड़ा गलती था। जॉन और जोस अनजाने में कॉम्प्लीटली गलत रूट में घुस गया था, जिसका ज्यादातर हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। ये सभी प्लान जॉन का ही था, इसलिए जॉन सबसे आगे था और उसके बाद उसका भाई जोस। आगे बढ़ते हुए उनके सामने बार बार चट्टाने और बहुत ऑब्स्टिकल भी आ रहा था, जो कि उनके रास्ते को ब्लॉक कर रहा था। जॉन और जोस दोनों भाई बहुत हेल्दी एंड फिट था, इसलिए वो लोग अपने हाथ पैरों को और साथ ही साथ अपने पूरे बॉडी को प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करके फोल्ड करके आगे बढ़ रहा था, जिसको पार करते हुए दोनों भाई को दिक्कत भी हो रहा था। कुछ देर बाद जॉन कॉर्स्कू नाम का एक एरिया में पहुंचता है, जहाँ पे जगह और भी टाइट था। फिर भी वो आगे बढ़ रहे थे।
सिर्फ वही उम्मीद में कि इसके बाद एक बिग रूम आएगा जहां से वो इजीली टान ले सकता है। जॉन एक्चुअली में सोच रहा था वो अभी तक बाथ कैनल में ही है, ये ना जाने की वो एक गलत एंड अनएक्सप्लोर्ड एरिया में घुस चुका था। जॉन जैसे तैसे करके कॉर्स्को एरिया को भी पार कर जाता है, बट इसके बाद और भी एक चैलेंजिंग जगह मिलता है जहाँ पे बॉडी को साथ 90 डिग्री बेंड करके निकलना पड़ता है। ठीक इसी जगह पे ही 5 साल पहले 16 साल का एक लड़का ब्रॉक क्लार्क इसी एरिया में बिल्कुल बुरी तरीके से फंस चुका था, जिसका हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच थी और वेट 63 kg, जिसको रेस्क्यू करने में 14 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगा था। इसी एग्जैक्ट स्पॉट पे जॉन भी था, पर इसका हाइट था 6 फीट एंड वेट था 90 kg के आसपास। बट जॉन अपने हाथ पैरों को मोड़ के बॉडी को स्क्विच करके जैसे तैसे करके इस जगह को पार कर जाता है। लेकिन इसको पार करते टाइम जॉन के मन में वापस लौटने का भी ख्याल आ रहा था, बट इसके लिए अब बहुत देर हो चुका था। लेकिन इतने तकलीफ के बाद भी जॉन आगे बढ़ता रहा बिग रूम के उम्मीद में। जॉन इस टाइट पैसेज को पार करने के बाद सडनली नीचे की तरफ डाउनवर्ड में स्लाइड होने लगता है। जॉन अपने बॉडी को हाथों की मदद से स्टेबल रखने का कोशिश तो कर रहा था, बट अब उसके हाथों में इतना जान नहीं बची जिससे बॉडी को नीचे जाने से रोक सके। वो अपने भाई को जोर से चिल्ला के बोलता है, जोश यहाँ पे मत आओ, मुझे फॉलो मत करो, वापस लौट जाओ। जॉन कुछ नीचे जाने के बाद उसको एक होल दिखाई देता है। इस होल को देख के जॉन को एक उम्मीद दिखता है। जॉन सोचता है इसके पार ही शायद बिग रूम है। वो धीरे से आगे बढ़ते हुए अपने सिर को इस होल में डालता है, बॉडी को स्क्वीज करते हुए होल में घुस जाता है। अब वो पहुंच चुका था और भी टाइट स्पेस में, जहाँ पे वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज अ डेड एंड। यहाँ पे ही पूरे केप का एंडिंग था। इस जगह का लेंथ था सिर्फ 10x18 इंच, मतलब एक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन या एक लैपटॉप स्क्रीन से भी कम जगह। वो अब कम्प्लीटली 70 डिग्री एंगल में अपसाइड डाउन पोजीशन में फंस चुका था एंड उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था, जिससे वो खुद को पुश भी नहीं कर पा रहा था और उसके पैर भी होल के सबसे नैरो साइड में फंस चुका था। वो अपने भाई को कुछ देर तो पुकार लगाता है, बट ये सोच के चुप हो जाता है कि मैं तो खुद ही जोश को यहाँ से लौट जाने को बोला था, शायद से वो अब तक लौट गया होगा। लेकिन जोश अपने भाई का ठीक पीछे ही था कॉर्स्क्रू पाथ पर, लेकिन वो अपने भाई की तरह सर के बल इस जगह को क्रॉस नहीं करते, बल्कि लेग्स को आगे करते हुए आगे बढ़ता है ताकि वो आसानी से रिटर्न हो सके। कुछ देर बाद फाइनली वो पहुंच चुका था उसी जगह पे जहाँ पे जॉन सर के बल अटका हुआ था। जोश जॉन के पैरों को अपने पैरों से अच्छे तरीके से पकड़कर ऊपर खींचने का कोशिश करते हैं। उसको थोड़ा सा ऊपर भी खींच लेता है, बट पैरों को छोड़ते ही जॉन फिर से नीचे अपने इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाता था। ऐसे करके बहुत बार ऊपर खींचने का ट्राई करता, लेकिन फिर से वापस नीचे चला जाता। कुछ भी हो जाए, ग्रेविटी तो अपना काम करेगा ना। अंत में दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड होकर डिसाइड करते हैं जोश यहाँ से बाहर निकलेगा और रेस्क्यू टीम को बुलाएगा। जोश जैसे तैसे करके कॉर्स्क्रू एरिया को पार करके बाहर जाता है और सारे टीम मेंबर्स के साथ मिलकर रेस्क्यू अथॉरिटी को कांटेक्ट करके सारी सिचुएशन समझाता है। 911, what's the address of your emergency? We're at Nutty Putty Cave. My brother is stuck really bad. लगभग 12:30 बजे के आसपास पहला रेस्क्यूअर आता है, जिसका नाम था सुसी। इसका हाइट था सिर्फ 5 फुट 3 इंच, जिसके लिए वो इजीली कॉर्स्क्रू एरिया को पार कर गया। सुसी के पैरों में एक रस्सी बांधा गया, जिससे वो कहीं भी अटक जाए तो उसको इजीली रस्सी खींच के बाहर निकाला जा सके। सुसी जैसे तैसे करके जॉन के पास पहुंच जाता है। जॉन का सिचुएशन देख के पहले तो वो भी एक बार डर गया था। सुसी जॉन के पास जाकर बोलता है, हाई जॉन, माय नेम इज सुसी। हाई सुसी, थैंक्स फॉर कमिंग, बट आई रियली वांट टू गेट आउट। नो वरी जॉन, यू आर गोइंग टू बी आउट हियर सून। जॉन को ये प्रोफेशनल रेस्क्यूअर देख के लग रहा था वो जल्दी ही यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये सोचना भी उसका बहुत बड़ा गलती था। सुसी एक रोप को लेकर जॉन के पैरों में अच्छे से बांध देता है एंड इसके बाद रोप को बाहर से खींचा जाता है, बट रोप में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से ये आइडिया भी कुछ खास काम नहीं करता। सुसी जॉन के जिंक्स को भी काट देता है, जिससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा स्पेस मिल सके, लेकिन इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लगभग 2 घंटा जितना भी कर सकता था वो सभी चीजें ट्राई करने के बाद सुसी फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर निकल जाता है। देखते ही देखते बाहर जॉन के वाइफ, उनके बेटी और एक करके रेस्क्यू टीम के 30 लोग पहुंच चुका था। ये सब कुछ चल ही रहा था। इस बीच एक डॉक्टर ने बोला जॉन इस अपसाइड डाउन पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटों तक जिंदा रह सकेगा। इसके बाद एक करके उसका ऑर्गन फेल होने लगेगा। गाइस, ह्यूमन बॉडी सीधा रहने के लिए बना है, जिसमें हार्ट का लोकेशन बॉडी के ऊपरी हिस्से में बिल्कुल इस जगह पे है। हार्ट ब्लड पंप करके पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं, जिसमें लगभग 80% खून को बॉडी के नीचे वाला एरिया में पहुंचाना होता है, जिसमें ग्रेविटी भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। ग्रेविटी की मदद से ही खून बॉडी के निचली भागों में इजीली पहुंचता है, बट जॉन के इस अपसाइड डाउन पोजीशन में बहुत देर रहने की वजह से हार्ट को बहुत ज्यादा जोर लगा के ग्रेविटी के अगेंस्ट 80% खून को ऊपर पहुंचाना होता है, जिसमें हार्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा।
इसके वजह से ही जॉन को किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए फटाफट से जॉन को बाहर निकालने का दूसरा तरकीब के बारे में डिस्कशन हुआ, जिसमें जॉन के 2 लेग्स को काट के बाहर निकालने के बारे में भी सोचा गया। एट द एंड फाइनली पुलिस सिस्टम फिट करने का डिसीजन लिया गया। एक रोप को पैरों में बांधकर जॉन को पुलिस सिस्टम की मदद से खींच के निकाला जाएगा। बट ये सभी पुलिस को फिट करना बहुत ही चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग था। पुलिस को ड्रिल के मदद से ही फिट किया जाएगा, जिसके इतना वाइब्रेशन की वजह से किसी भी वक्त एग्जिट वे ब्लॉक होने का डर था। ये जो ड्रिलिंग विलिंग हो रहा था वो ग्राउंड लेवल से लगभग 700 फीट नीचे किया जा रहा था, जो कि सच में बहुत ही डेंजरस था। इस बीच जॉन के पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया, जिसके मदद से जॉन और उसके वाइफ के साथ बात कराया गया। जितने भी देर पुलिस सिस्टम फीड हो रहा था, पूरे टाइम एक रेस्क्यूअर जॉन के साथ था, जो उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाने का कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते जॉन को इस अपसाइड डाउन पोजीशन में 12 घंटा बीत चुका था। इधर पे केप का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो रहा था, जिससे जॉन का सांस लेना और भी मुश्किल हो रहा था और धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर का भी खतरा बढ़ रहा था। जॉन अब हेलुसिनेशन करने लगा था और पैनिक भी हो रहा था। इसलिए जॉन को फिर से वाइफ के साथ बात करवाया गया, जिससे जॉन अब थोड़ा सा शांत हो चुका था। देखते ही देखते 18 घंटा बीत चुका था। ड्रिल करते हुए रेस्क्यूअर भी एग्जॉस्ट हो रहा था, फिर भी वो बिना रुके ड्रिल करता रहा। कुछ देर बाद फाइनली ड्रिलिंग का काम भी खत्म हो चुका था और सारे पुलिस भी फिट हो चुका था। अब रियान नाम का एक रेस्क्यूअर जॉन के पास जाकर उसके पैरों में रस्सी अच्छे से बांध देता है और जॉन के पैर जो इस होल का सबसे नैरो प्लेस में फंस चुका था, उसको भी खींच के प्रॉपर प्लेस में कर देता है। तो अब रस्सी को बाहर से खींचा गया। पुलिस सिस्टम भी ठीक ठाक काम कर रहा था, बट जॉन के पैर इतना देर से उल्टा रहने की वजह से अल्ट्रा सेंसिटिव बन चुका था, जो थोड़ी रस्सी खींचते ही बहुत दर्द होने लगता था। ऐसे ही 2-3 बार ट्राई करने के बाद फाइनली जॉन अब इतना ऊपर आ चुका था, जिससे वो रियान को इजीली देख पा रहा था। बट जॉन का पैर बार बार सीलिंग में टच हो रहा था। कुछ देर पैरों को इधर उधर मूव करने के बाद भी बार बार सीलिंग में अटक रहा था। तो फाइनली रियान पैर को तोड़ के निकलने का फैसला करते हैं। लास्ट कुछ बार ट्राई करने के बाद सक्सेसफुली पैर भी निकल चुका था, बट तभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसको किसी का उम्मीद नहीं था। जो ना होता तो जॉन शायद से बच भी सकता था। अनफॉर्चुनेटली पुलिस सिस्टम का एक पुली निकल जाता है, जो कि रियान के ठीक ऊपर ही था, जो कि टूटकर सीधा रियान के सर पर जाके लगा। इसके लिए रियान कुछ देर तक अनकॉन्शियस हो जाता है और जॉन स्पीड में फिर से होल में अटक जाता है। इस बार शायद से जॉन के सिर पे भी चोट लगा था। रियान को होश आने के बाद पहले तो कुछ समझ नहीं पाता आखिर उसके साथ क्या हुआ था, बट कुछ सेकंड बाद वो नोटिस करता है उसके सिर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। तो इसको फटाफट से बाहर निकल के हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। बट अब तक जॉन का मूवमेंट भी बिल्कुल बंद हो चुका था। एक बार फिर से पुलिस सिस्टम को ड्रिल के द्वारा फिक्स किया जाता है, जिससे और भी 1 घंटा चला जाता है। तो इस बार जॉन के फादर को भेजा जाता है, जो कि जॉन के पैरों में फिर से रोप बांधकर ऊपर खींचने का ट्राई करता है। इस बीच जॉन का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, बट उसका सांसें चल रहा था अभी तक। बट यहाँ पे बिना जॉन के सहारे एक 90 kg के आदमी को बाहर निकालना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। तो जॉन के फादर भी बहुत देर ट्राई करने के बाद फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर निकल जाता है, जो कि खुद ही बाहर निकलते टाइम 10 मिनट फंस चुका था। फिर से एक नया रेस्क्यूअर को भेजा गया, जहाँ पे वो बहुत देर ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। अब सिचुएशन और भी सीरियस हो चुका था। पहले कुछ टाइम तक तो जॉन के सांसें सुनाई दे रहा था, बट अभी तो वो भी सुनाई देना बंद हो गया। इसलिए सभी रेस्क्यूअर्स के टीम सिचुएशन को देखते हुए एक मेडिकल प्रोफेशनल को भेजने का डिसीजन लिया। हालांकि सभी को अंदाजा हो चुका था जॉन शायद से अभी नहीं रहा। डॉक्टर जॉन को चेकअप करने के बाद जॉन को डेड डिक्लेयर कर देता है। तो फाइनली जॉन एडवर्ड जोन्स 26 घंटे तक मौत से लड़ाई करने के बाद 25 नवंबर 11:46 मिनट 2009 में ऑफिशियली डेड अनाउंस कर दिया गया। इसके बाद भी बहुत देर तक बॉडी को बाहर निकलने का कोशिश किया गया, फिर भी बॉडी को नहीं निकल पाया। बॉडी को यहीं पर ही छोड़ने का फैसला किया गया। 7 दिन बाद केप के एंट्रेंस को भी सीमेंट से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 137 रेस्क्यूअर 27 घंटे तक लगातार ट्राई करने के बाद भी जॉन को रेस्क्यू नहीं कर सका। शायद से जॉन का फाइनल किस्मत यही थी। एनीवे, जॉन के यादों में उसके फैमिली मेंबर के द्वारा केप के एंट्रेंस में एक फ्लैग लगाया गया, जो कि आप देख ही सकते हो।